हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITLS एकेडमी। हमारा जो टॉपिक है द प्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन इन ई कोलाई, इसका ये 6 पार्ट है जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन, सिलेक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग क्लोन्स एंड सेल बैंकिंग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, सिलेक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग क्लोन्स एंड सेल बैंकिंग। सबसे पहले देखते हैं कि क्या है ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्लोन सिलेक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ द प्लाज्मिड इनटू नेव ई कोलाई होस्ट सेल। नेव का क्या मतलब होता है? नेव का मतलब होता है न्यू। न्यू ई कोलाई होस्ट सेल कौन सी हुई? जैसे कि एक ये बैक्टीरिया है, ये डिवाइड हुआ और इसने एक से दो बैक्टीरियाज बना लिए, तो ये ओल्ड सेल हुई और ये हो गई नैव सेल, मतलब जो नई बनी हुई सेल्स है। तो प्लाज्मिड का इंसर्शन जब नैव ई कोलाई सेल्स में कराया जाता है, इज यूजुअली परफॉर्म्ड यूजिंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोरेशन प्रोटोकॉल। अब ये कोई नई बनी हुई सेल है, ये इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल है। अब इसमें प्लाज्मिड को आपको इंसर्ट कराना है, तो इसके लिए क्या होता है, एक इलेक्ट्रोपोरेशन टेक्निक का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोपोरेशन, इलेक्ट्रिक एंड पोर मेकिंग, मतलब इलेक्ट्रिक की मदद से पोर को बना के उसके अंदर से प्लाज्मिड को इंसर्ट करा देना। दिस इज इलेक्ट्रोपोरेशन टेक्निक। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोपोरेशन टेक्निक की मदद से पोर्स बना के और इस प्लाज्मिड को सेल के अंदर पहुंचा दिया जाता है। Employing cells that have been made electrocompetent। अब क्या होता है, ये जो सेल्स होती हैं इनमें जिनमें इलेक्ट्रोपोरेशन कराया जा रहा है, तो पहले इनको इसके लिए कॉम्पिटेंट बनाया जाता है। इलेक्ट्रोकॉम्पिटेंट का मतलब कि सेल्स को इस लेवल पे तैयार किया जाता है कि जब उनमें इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा रहा है पोर्स को बनाने के लिए, तो उनसे जो सेल्स हैं उन पे कोई हार्मफुल इफेक्ट ना पड़े और वो सरवाइव कर पाएं। अब ये जो प्रोसेस हुई इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। सो आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन the cells are first allowed to recover before being plated on an antibiotic containing selective solid medium। अब जब इलेक्ट्रोपोरेशन की प्रोसेस हो गई है, सेल के अंदर आपने प्लाज्मिड को इंसर्ट करा दिया है, तो अब आपको ये क्या करना है, इसको डायरेक्टली नहीं करना है कि आप एंटीबायोटिक पे सिलेक्शन करवाएंगे कि आपका प्लाज्मिड जो है आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट जो भेजा है वो पहुंचा है कि नहीं। इसके लिए आप पहले जो सेल है उसको रिकवर करने के लिए छोड़ेंगे। जब वो सेल रिकवर हो जाएगी उसको उसके बाद में एंटीबायोटिक कंटेनिंग मीडियम में ग्रो कराएंगे। इससे पहले इसको नॉर्मल मीडियम पे जिस पे ये ग्रो कर रहा है उस पे इसको ग्रो करने देंगे। जब ये रिकवर कर जाएगा, इसकी ग्रोथ प्रॉपर हो जाएगी, उसके बाद में इसको एंटीबायोटिक कंटेनिंग मीडियम पे सिलेक्शन के लिए प्लेस करेंगे। On growth, transformants are picked and tested for presence of the desired plasmid DNA। जब ग्रोथ होने लगती है सेल्स में, तब इनको फिर टेस्ट किया जाता है कि आपने जो प्लाज्मिड इनके अंदर भेजा है वो प्लाज्मिड इसमें प्रेजेंट है या फिर नहीं प्रेजेंट है। तो इसको टेस्ट करने के लिए क्या किया जाता है, ये जो सेल्स होती है जिनमें कि आपने प्लाज्मिड को इंसर्ट करवाया, अब आपको ऐसे तो नहीं पता है कि बहुत सारी सेल्स हैं आपके पास में, आपने इलेक्ट्रोपोरेशन की टेक्निक से जब प्लाज्मिड को भेजा है इसके अंदर, तो आप ऐसे नहीं बता सकते कि किस सेल के अंदर गया प्लाज्मिड। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि प्लाज्मिड किस सेल में पहुंचा है और किस सेल में नहीं पहुंचा है, सेल्स को लिया जाता है जो आपकी बैक्टीरियल सेल्स हैं या जिनको हम होस्ट सेल बोलते हैं, और उन सेल्स को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की प्रेजेंस में सेलेक्ट किया जाता है। कोई भी एंटीबायोटिक मीडियम लिया जाता है, उसमें इन सेल्स को रखा जाता है।
इनके पास सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट के फॉर्म में, और उसके माध्यम से इनको सेलेक्ट कर लिया जाता है। This is usually performed employing agarose gel analysis of a small post cultivation sample. इसके लिए agarose gel analysis भी की जा सकती है। And to ensure clonality, it is usually advisable to perform a second step of cloning on the same solid selective medium. एक सेकेंड स्टेप ऑफ क्लोनिंग को परफॉर्म करने की एडवाइस दी जाती है ताकि क्लोनिंग को इंश्योर किया जा सके। तो जो सेकेंड स्टेप ऑफ क्लोनिंग होता है उसमें क्या करते हैं, उसमें मोस्टली ये देखा जाता है कि आपका ये मीडिया है, इस पे आपकी कॉलोनीज ग्रो हो रही थी, आपको टेस्टिंग करनी है। आप डायरेक्टली ये कॉलोनीज पिक करके टेस्टिंग नहीं करते, आप इनके ऊपर एक दूसरी प्लेट होती है जिसको रखते हैं और हल्के से इस पर टैप करते हैं। तो ये जो कॉलोनीज हैं ये इस जो आपने लिया था प्लेट, उस पे ये कॉलोनीज चिपक जाती हैं। फिर आप दूसरी जगह मीडियम पे ले जाते हैं उसको, और यहाँ पे ले जाके इसको इस पे प्रेस करते हैं हल्के से, और आपने जो कॉलोनीज ली थी वो यहाँ पर भी ग्रो कर जाती हैं। इसको बोला जाता है रेप्लिका प्लेटिंग। अब जो कॉलोनीज यहाँ थी वही कॉलोनीज यहाँ पर भी ग्रो कर गई हैं। अब क्या करते हैं, आप यहाँ से जब कॉलोनीज ग्रो कर जाती हैं इनका टेस्ट कर लेते हैं। इनके टेस्ट में जो भी निकलता है कि कौन सी पॉजिटिव है कौन सी निगेटिव है, वही आप यहाँ आके ओरिजिनल कॉलोनीज में उठा लेते हैं। तो यहाँ पे एक सेकेंड स्टेप ऑफ क्लोनिंग आपको परफॉर्म करना पड़ता है कि यहाँ से ले जाके सेम सेल्स को आप ग्रो करवाते हैं ताकि आप रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू अपने जो सेल्स है डिजायर्ड सेल्स उनको पहचान सके। Further selection of robustly producing clones is usually based on selecting a few clones cultivation on selective medium and evaluating the amount of plasmid DNA produced either by assessing the intensity of the plasmid DNA band on an agarose gel or by measuring its actual concentration by either photospectrometry or HPLC analysis। होता क्या है, अब जो क्लोन्स बने हैं उनका फर्दर सिलेक्शन करने के लिए क्या करते हैं, या तो जो प्लाज्मिड डीएनए है उसको आप एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं। एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, इसमें आपको डीएनए के बैंड्स मिलते हैं कुछ इस तरीके से। तो जब जो सेल्स में आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा उसका जो बैंड होगा वो कुछ मोटा बैंड मिलेगा आपको, और इसके थ्रू आप जान सकते हैं कि आपकी जिन सेल्स में जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो कहाँ पर हैं, और इसके थ्रू आप उनका सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा आप फोटो स्पेक्ट्रोमेट्री के द्वारा भी कर सकते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में क्या होता है, आप एब्जॉर्बेंस ले सकते हैं और एब्जॉर्बेंस के थ्रू आप पता लगा सकते हैं, या फिर HPLC एनालिसिस हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, इसके द्वारा भी आप पता लगा सकते हैं। जो प्लाज्मिड के ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस होती है, प्लाज्मिड को जब भेजा जाता है तो उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट कैसे लगाया जाता है, चलिए वो भी आपको एक बार बता देते हैं। हालांकि ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं लेकिन शायद कुछ लोग कनेक्ट ना कर पा रहे हों, तो उनके लिए मैं एक बार बताना चाहूँगी। करते क्या है, एक बैक्टीरिया लिया, हालांकि एक बैक्टीरिया नहीं लेते हैं बट फिर भी समझाने के लिए आपको, देखिए यहाँ पे बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है, उससे एक बैक्टीरियम ले लिया गया। अब एक बैक्टीरिया है उसमें से क्या किया आपने, प्लाज्मिड निकाला। उस प्लाज्मिड में रेस्ट्रिक्शन साइट होती है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है। अब आप क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से कट लगाते हैं। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है रेस्ट्रिक्शन साइट को कट करके अलग कर देता है। अब दूसरी तरफ आप क्या करते हैं, जैसे कि एक प्लांट है, प्लांट से आपने प्लांट की सेल ली और प्लांट का डीएनए आइसोलेट कर लिया। अब इस डीएनए को भी सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं, जो रेस्ट्रिक्शन साइट को कट कर रहे थे सेम वही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इस जीन को कट करते हैं। फिर क्या करते हैं, लाइगेज एंजाइम की मदद से ये जो आपका प्लाज्मिड था
और आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था उन दोनों को लाइगेट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो अब ये प्लाज्मिड वो प्लाज्मिड बन गया है जो कि आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेकर जा रहा है। अब इसी को आप बैक्टीरिया में क्लोन करवाते हैं जिसको कि हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में जो फर्दर सिलेक्शन की प्रोसेस होती है जो कि हमने अभी पढ़ी है। In order to establish a pre-master cell bank, इसको MCB बोला जाता है शॉर्ट में, जिसको कि मास्टर सेल बैंक बोलते हैं। A colony picked from the selective solid medium is used to inoculate a small flask whose content on growth of these cells will be mixed with a cryopreservant such as glycerol. अगर आप प्री मास्टर सेल बैंक बनाना चाहते हैं जिसमें कि आप सिलेक्टेड सेल्स को रख रहे हैं, तो जो आपकी सिलेक्टेड कॉलोनी होती है उस कॉलोनी को आप पिक कर लेते हैं मीडियम से, और फिर क्या करते हैं, एक छोटा सा फ्लास्क लेके उसमें इनोकुलेशन करवाते हैं। इनोकुलेशन की प्रोसेस क्या होती है कि आपकी जो कॉलोनी है, जो बैक्टीरिया या कोई भी एजेंट है जो, उसको आप यहाँ पे स्प्रेड कर देते हैं, इनोकुलेट कर देते हैं ग्रोथ के लिए। और फिर इसका जो कंटेंट होता है, ये सेल्स भी हैं इसमें, क्योंकि आपने ग्रो कराई, यहाँ पे बहुत सारी सेल्स भी हैं, ग्रोथ मीडियम भी है। इनको आप एक क्रायो प्रिजर्वेंट के साथ में मिक्स कर देते हैं। क्रायो प्रिजर्वेंट में मोस्टली ग्लिसरॉल का यूज होता है। इसके अलावा एक और एजेंट होता है क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट, जैसे कि DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, उसका भी यूज किया जा सकता है। The resulting mixture is allocated in small cryovials that are stored at -70 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो आपने सेल्स को रिकवर कर लिया है, जिनको आपने क्रायो प्रिजर्वेंट मीडियम में डाल दिया है, अब उनको क्रायो वायल्स में रखा जाता है। कुछ इस तरीके की वायल्स होती हैं जिनमें कि आप अपने जो सेल्स हैं उनको डाल देते हैं और फिर उनको -70 में स्टोर कर दिया जाता है। -70 डिग्री या -80 डिग्री में स्टोर कर दिया जाता है। जब चाहें आप तब उनको रिवाइव कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। On selection and banking of the desired producing clone, several quality steps need to be performed before engaging in the good manufacturing practices cell banking steps. सिलेक्शन और डिजायर्ड प्रोडक्ट की बैंकिंग के लिए जो कि क्लोन बना के रखते हैं, बहुत सारे क्वालिटी स्टेप्स की ज़रूरत होती है ताकि जो सेल बैंकिंग की गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का मतलब होता है कि आप जो सेल बैंक बना रहे हैं वो प्रॉपर ग्रोथ रहे उसकी, और जब आप दोबारा से उनको निकालें सेल्स को तो वो रिवाइव कर पाएँ, दोबारा से वो लाइव मिलें आपको। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि सारे क्वालिटी स्टेप्स को परफॉर्म किया जाए। Establishing the purity and identity of the cells, verifying the integrity of the plasmid, and confirming the sequence of the transgene by sequence analysis are key in this quality assurance exercise. होता क्या है, जब आप सेल्स को स्टोर कर रहे हैं तो उनकी प्योरिटी और उनकी आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी होता है, उनकी इंटीग्रिटी को भी वेरीफाई करना ज़रूरी होता है, और जो आपने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लाज्मिड में इंसर्ट कराया है उसका सीक्वेंस क्या है, उस सीक्वेंस की एनालिसिस भी ज़रूरी होता है। और ये सारी चीज़ें आती हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस में, ताकि आप जो सेल बैंक बना रहे हैं, जो अपने जो क्लोन्ड सेल्स हैं उनको जहाँ स्टोर कर रहे हैं वहाँ पे प्रॉपर तरीके से उनको दोबारा से रिवाइव कराया जा सके। अब आता है प्रोडक्शन ऑफ सेल बैंक्स। सेल बैंक्स का प्रोडक्शन कैसे होता है? MCB मास्टर सेल बैंक
and working cell bank WCBs need to be produced in accordance to the regulatory text. जो वर्किंग सेल बैंक्स होते हैं और मास्टर सेल बैंक्स होते हैं, इनको बहुत ही ज़्यादा रेगुलेशंस और रूल्स के अंडर ही बनाया जाता है. Traditionally, microbial cell banks are reasonably simple to produce. जो microbial cell banks होते हैं, इनको produce करना quite easy than any other culture, and E. coli fits very well in this category. E. coli को cell bank में store करना बहुत आसान है, सबसे अच्छे तरीके से इसको store किया जा सकता है. Keys to producing a high viable and reliable cell bank are the need to maintain selective pressures during expansion in order to ensure that no plasmid losses will occur, and second, to use cells that are actively growing. अगर हाईली वायबल और रिलायबल सेल बैंक को आपको बनाना है तो उसके लिए क्या होता है कि सिलेक्शन प्रेशर आपको बहुत अच्छे से मेंटेन करना रहता है. जो एक्सपेंशन होता है, जैसे सेल्स हैं अगर ग्रोथ भी कर रही हैं तो सिलेक्शन प्रेशर मेंटेन रखना होता है ताकि कोई भी प्लाज्मिड लॉस ना हो. आपका जो प्लाज्मिड है जिसमें कि आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट अपना लगा रखा है, अगर प्लाज्मिड का लॉस हुआ तो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट का भी लॉस हो जाएगा. तो ये इंश्योर करना होता है कि प्लाज्मिड लॉस ना हो और जो सेल्स एक्टिवली ग्रो हो रही हैं उन सेल्स का यूज किया जा सके. यहाँ पे क्रायो प्रिजर्वेशन की प्रोसेस दिखाई गई है कि किस तरीके से स्टोर किया जाता है सेल्स को. यहाँ पे आपके प्लाज्मिड्स हैं और यहाँ पे ई कोलाई है. ई कोलाई को पहले इलेक्ट्रोकॉम्पिटेंट बनाया जाता है. इलेक्ट्रोकॉम्पिटेंट का मतलब है कि उनको इस तरीके से डिज़ाइन कर लिया जाता है कि वो इलेक्ट्रिक शॉक को बर्दाश्त कर सके और उनमें पोर्स हो जाएं छोटे छोटे, ताकि प्लाज्मिड को अंदर भेजा जा सके. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इन प्लाज्मिड्स को ई कोलाई के अंदर इलेक्ट्रोपोरेशन की मदद से भेज दिया जाता है. अब इलेक्ट्रोपोरेशन के बाद में जब प्लाज्मिड्स ये सेल के अंदर पहुंच जाते हैं तो इन सेल्स को बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेंट्स और इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस के बाद में ज़रूरी नहीं है कि हर एक सेल के अंदर प्लाज्मिड जाए. जैसे कि इस सेल को देख सकते हैं, इसमें कोई प्लाज्मिड नहीं गया है, इसमें भी नहीं गया है, इसमें 2 प्लाज्मिड है, इसमें 3 है और इसी तरीके से इसमें 4 है. तो ये भी वेरी कर सकता है कि किस सेल में कितना प्लाज्मिड जा रहा है और किसी सेल में नहीं जा रहा है. ये सारी कंडीशंस हो सकती हैं. तो अब आपके पास में आपके ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं. अब क्या करते हैं, आप इनका सिलेक्शन करवाते हैं क्लोनिंग के लिए. तो सिलेक्शन किया आपने एंटीबायोटिक वाले पे, आपके जिसमें प्लाज्मिड हैं बहुत ढेर सारे, इनका खूब मोटा सा बैंड आएगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे. तो सिलेक्शन करा लेंगे आप. और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं तो फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की मदद से भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं. सिलेक्शन के बाद में डूइंग होता है. आप क्या करते हैं, इनको एक फ्लास्क में ग्रो करवाते हैं. अब फ्लास्क में इसका कल्टीवेशन होता है, इवैल्यूएशन होता है, ये ग्रो करते हैं. जब ये सेल्स ग्रो करती हैं तो इनको एक क्रायो प्रिजर्वेंट मीडियम में ऐड किया जाता है. और क्रायो प्रिजर्वेंट कौन होता है, ग्लिसरॉल. इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है. ग्लिसरॉल के अलावा कभी कभार DMSO का भी यूज़ किया जा सकता है. अब क्या करते हैं, -70 डिग्री प्री मास्टर स्टॉक बनाते हैं. मास्टर स्टॉक बनाने से पहले प्री मास्टर स्टॉक बना लिया जाता है इस क्रायो प्रिजर्वेंट मीडियम को ऐड करके. अब क्या होता है, इसका अगेन कल्टीवेशन कराया जाता है. फिर से कल्टीवेशन के बाद में क्रायो प्रिजर्वेंट को ऐड किया जाता है. अब यहाँ पे जो सेल्स होती है वो बनता है मास्टर सेल बैंक. -70 डिग्री पे ही स्टोर किया जाता है. अब -70 डिग्री पे जब मास्टर सेल बैंक बन गया, इसकी क्वालिटी टेस्टिंग होती है. क्वालिटी टेस्टिंग के बाद में फिर कल्टीवेशन कराया जाता है. फिर इसमें क्रायो प्रिजर्वेंट ऐड करके इसको स्टोर कर दिया. अब क्या हुआ
ये बन गया वर्किंग सेल बैंक, क्योंकि मास्टर सेल बैंक से लेके आपने वर्किंग सेल बैंक बनाया है। इसकी भी क्वालिटी टेस्टिंग होती है और स्टोरेज सबका -70 पर ही होता है। तो मास्टर सेल बैंक और वर्किंग सेल बैंक बनाने की प्रोसेस उम्मीद है सभी को समझ में आई होगी, सभी को क्लियर होगी। स्टिल कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी क्लियर कर सकते हैं। To produce the master cell bank, cells from the pre-master cell bank are cultivated in flask of increasing volume until the targeted amount is obtained. जो प्री मास्टर सेल बैंक होते हैं उनको कल्टीवेट किया जाता है, ग्रो कराया जाता है जब तक कि अच्छी खासी अमाउंट में आपको सेल्स ना मिल जाएं। Mixing these cells with an equal volume of 20 to 30% glycerol solution, 20 से 30% ग्लिसरॉल सोल्यूशन के साथ में सेल्स को मिक्स किया जाता है। एंड डिस्पेंसिंग द मीडियम इनटू क्रायोवायल्स, क्रायोवायल्स में इस मीडियम को डिस्पेंस कर दिया जाता है। इनका वॉल्यूम 1 से 5 ml तक हो सकता है। आर सफिशिएंट टू क्रिएट अ सेल बैंक, अगर 1 से 5 ml तक भी आप सेल्स को स्टोर कर लेते हैं तो ये सफिशिएंट होती हैं सेल बैंक को बनाने के लिए। The vials are kept at -70 डिग्री सेंटीग्रेड, वायल्स को -70 डिग्री पे रखा जाता है। And E. coli is well known to maintain high viability on storage under these conditions for extended periods. E. coli जो होते हैं सबसे ज़्यादा अच्छे से इन स्टोरेज कंडीशंस में मेंटेन रह सकते हैं, लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते हैं, और जब इनको दोबारा से निकाला जाता है सेल बैंक से तो ये रिवाइव हो जाते हैं और अपना प्रॉपरली वर्क करने लगते हैं। The production of working cell bank is performed according to the same protocol. Working cell bank को भी इसी तरीके से बनाया जाता है by expanding cells from the master cell bank. मास्टर सेल बैंक से ही सेल्स को लेके वर्किंग सेल बैंक को बनाया जाता है। It is advisable to prepare several hundred vials of master cell bank so that it will never need to remade. ये एडवाइजेबल होता है कि जो मास्टर सेल बैंक है उसकी बहुत सारी वायल्स को बना लिया जाए, लगभग 100 हंड्रेड्स 400-500 वायल्स को बना के रख लिया जाए ताकि बार बार से इनको बनाने की ज़रूरत ना पड़े और मास्टर सेल बैंक से बार बार वर्किंग सेल बैंक को बना के यूज़ के लिए सेल्स को ले लिया जाए। Since their uses is more intensive, it is acceptable to remake working cell bank occasionally during the lifespan of a vaccine. अगर कोई भी वैक्सीन का प्रोडक्शन किया जा रहा है तो ये किया जा सकता है कि वर्किंग सेल बैंक को बार बार बना लिया जाए उनको, लेकिन मास्टर सेल बैंक को एक बार में ही बना के रखना उचित रहता है। वर्किंग सेल बैंक को मास्टर सेल बैंक से कभी भी बनाया जा सकता है जब कभी भी उनकी ज़रूरत पड़े। A reasonably large number of vials should be earmarked for tests that are required for ensuring quality of the cell bank. बहुत सारे टेस्ट और बहुत सारे वायल्स की टेस्टिंग होती है, क्वालिटी टेस्टिंग, ताकि जो सेल बैंक्स है उनकी क्वालिटी को प्रॉपरली मेंटेन करके रखा जा सके। In general, the regulatory guidance texts are self-explanatory in terms of expectations for GMP cell banks and should be reviewed before producing the banks. कुछ रेगुलेटरी गाइडलाइंस होती हैं जो कि ऐसी गाइडलाइंस होती हैं जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती हैं, अपने आप में ही वो सारी चीज़ें बताती हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, क्या क्या गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं सेल बैंक के लिए, और उनको जो भी ये रेगुलेटरी गाइडलाइंस हैं, जो भी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं, ये सेल बैंक को बनाने से पहले अच्छी तरीके से रिव्यू की जानी चाहिए। Of importance is ensuring that all equipment, raw ingredients
एंड फैसिलिटीज़ बी टेस्टेड एज रिक्वायर्ड। ये भी बहुत ज़रूरी है कि जितने भी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो भी रॉ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे और जिन भी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उनकी भी टेस्टिंग समय समय पर की जानी चाहिए। Personnel should be adequately trained not only in both microbiological techniques but also in performing operations under stringent conditions required by GMP such as going and environmental testing। जो पर्सनल्स होते हैं, जो लोग इन्वॉल्व हैं सेल बैंक को बनाने के लिए, वो प्रॉपरली ट्रेंड पर्सनल्स होने चाहिए। माइक्रोबायोलॉजी टेक्निक्स में भी वो वेल ट्रेंड होने चाहिए, और जो भी ऑपरेशंस किए जाने हैं, जो भी टेक्निक्स होनी हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के अंतर्गत, उन सारे ही टेस्ट उनको अच्छे से आने चाहिए और उनकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसीलिए एडिक्वेटली ट्रेंड पर्सनल का ही वहाँ पे रोल होना चाहिए मेन, जो कि सेल बैंक के मेंटेनेंस का वर्क कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन। फॉलो करिए ITLS एकेडमी को ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप एंड लिंक्डइन पे। सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और ITLS एकेडमी का ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। So thank you for watching. Like, share and subscribe to our YouTube channel. For any kind of help or query, feel free to contact on our helpline number 7080833450। So again thank you very much everyone. कोई भी डाउट है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करने से रिलेटेड कोई क्वेरी है उसको भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी एकेडमी की वेबसाइट को, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सो अगेन थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।